अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। सबसे पहले थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार भरे फीडबैक का। इस हफ्ते जो राज की जगह मैं आपको प्रोग्राम दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले भी पिछले एपिसोड में भी एक्सप्लेन किया था कि जब तक मुझे अच्छी लोकेशन नहीं मिलेगी मैं प्रोग्राम नहीं करूँगा। वापस अभी पाकिस्तान आने लगा हूँ, वहाँ पे आके राज की रिकॉर्डिंग करूँगा। तो मैं इस हफ्ते या इतवार को एक प्रोग्राम आपको दिखाने जा रहा हूँ जिसका नाम है अमरीकी बाग जो कैलिफोर्निया की आग में जलकर राख हो गया, आग लगने से पहले की रिकॉर्डिंग। ये टाइटल होगा वीडियो का। ये क्यों बता रहा हूँ, वो भी ऑफ कैमरा में, इसलिए एक मैंने आप लोगों को एक स्टोरी सुनाई थी, आई थिंक एपिसोड 49 है ऑफ कैमरा स्टोरीज़ का, जिसका टाइटल था चुड़ैल दिल निकाल कर खा जाती थी। ये मैंने इसी बाग की आपको एक स्टोरी सुनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे एक जो वीडियो अभी लगेगी इस हफ्ते या इतवार को, उसमें एक वो शख्स भी है जिसने इस ख़ास उसी दौर का ड्रेस भी पहना हुआ है जिसने मुझे स्टोरी सुनाई थी। वहाँ पे एक बुढ़िया की औरत में एक चुड़ैल आई थी, जो उसके जो जानवर थे वो उसको निकाल के, उनका दिल निकाल के वो जानवर खा जाती थी। इस वीडियो में आपको उसी दौर की कुछ इमारत भी नज़र आएंगी जो मैं आपको इस हफ्ते दिखाऊंगा। बकरियों के लिए ओल्ड स्टाइल का, पता नहीं ये वही है या नया बनाया है, बट ओल्ड स्टाइल का उन्होंने बकरियों के लिए वो जगह भी बनाई हुई है जहाँ पे बकरियाँ हैं, और कुछ ओल्ड उसी दौर की बिल्डिंग भी मौजूद हैं जो बहुत पुरानी है, क्योंकि वो एक सच्ची कहानी थी और उस बाग से रेलिवेंट थी जो मैंने आपको सुनाई। लेकिन बदकिस्मती से जब रिकॉर्डिंग कर ली और मैंने एडिट भी नहीं किया था, तो कैलिफोर्निया में आप लोगों ने सुना होगा अमेरिका में एक आग लगी है जो बड़े पैमाने पे फैली है। तो उस आग की लपेट में आके ये जगह भी सारी की सारी जल के राख हो गई है। सो मेरे पास वो वीडियो मौजूद है जो जलने से पहले मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड कर ली थी। तो मेरी ख्वाहिश ये, जिन लोगों ने ये ऑफ कैमरा स्टोरी एपिसोड 49 एक कहानी, सच्ची कहानी चुड़ैल की सुनी है, तो आप उस जगह को देखना ज़रूर पसंद करेंगे जहाँ पे वो जगह, जहाँ पे वो चुड़ैल जाती थी और दिल निकाल कर खाती थी। और जिन लोगों ने ये कहानी नहीं सुनी, पहले वो कहानी सुने और उसके बाद ये जो वीडियो हफ्ते इतवार को लगेगी जिसका टाइटल भी मैंने अभी आपको बताया, वो ज़रूर सुनिएगा। आज की जो आज की जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मुझे भेजी है इंडिया से। इनका नाम है नेहा अजीम और इन्होंने कहा जी मेरे दो बेटा और बेटी हैं, बच्चे, उनके लिए दुआ कीजिए। बेटा 2 साल का, उसका नाम है रुशैद, और बेटी का नाम है जैना। मदर भाई उनके लिए दुआ कीजिएगा, बाकी सब भी दुआ करें। मेरी बहन ढेर सारी आपके लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए, आपके बेटे रुशैद और जैना आपकी बेटी के लिए तहे दिल से ढेर सारी दुआएं। और आपकी स्टोरी जो आपने कहा, बाखुदा ये एक सच्ची कहानी है, इस पर कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं होता मदर भाई, ये एक सच्ची कहानी है जो मैं आपको सेंड कर रही हूँ। तो आप ये कहानी आपकी ज़ुबानी ही मैं लोगों को सुनाने जा रहा। इनकी खाला हैं जिनको ये प्यार से कहती हैं बज्जो आंटी, BAJO, मैं इसको बज्जो पढ़ूँगा, बज्जो आंटी, वो असल में इनकी खाला है। उन्होंने उनको ये कहानी सुनाई है, कोई 25 से 30 साल तकरीबन पुरानी ये कहानी बन जाती है। उनकी खाला जो हैं वो दिल्ली में रहती हैं और उनकी जो एक पड़ोसन है, अक्सर वो उनके घर जाती, उनसे गपशप करती हैं और उनके साथ टाइम गुजारती। तो वो कभी कभी बड़ी आहें भरती हैं और जब उनसे वजह पूछती तो वो बताती कि बस कोई है, कोई दुख भरी कहानी है, मौका मिला तो कभी सुनाऊंगी। और एक दिन ऐसा हुआ जब उनके घर पहुंची तो वो एक एल्बम सा खोल के बैठी थी, तस्वीरों के जो एल्बम बने होते हैं। तो इनकी बज्जू आंटी भी वहाँ पे पहुँच गई, तो वो भी तस्वीरें देखने लगी। तो एक तस्वीर एक ऐसी आई जिसको देख के उन्होंने पूछा ये कौन है। वो 1 बाई 1 सबका पूछ रही थी, अच्छा ये आपके क्या लगते हैं, ये कौन है, ये कौन है। तो एक तस्वीर आई जिसमें 5 अफराद खड़े थे। एक में उन पड़ोसन की बड़ी बहन थी, दूसरे उनके हस्बैंड थे, तीसरा उनका बेटा, चौथी उनकी बेटी बल्कीस और बल्कीस का शौहर रफ़ीक। ये 5 लोग तस्वीर में थे। तो वो सबका पूछना शुरू हो गई ये कौन है तस्वीर में, ये कौन है। वो बताती कि ये मेरी बड़ी बहन है या उसका शौहर है। लेकिन उसके बाद वो बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हो गई, परेशान हो गई, रंजीदा हो गई, दुखी हो गई। उसने कहा क्या बात है। जब उनकी बज्जो आंटी ने पूछा तो उन्होंने कहा वही कहानी जो मैं अक्सर कहती होती हूँ दुख भरी, वो इसी तस्वीर से जुड़ी है। तो वो बाजिद होने लगी कि मुझे भी आप सुनाइए, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा, मुझे कहानी सुनाइए। तो उन्होंने उनको जो कहानी सुनाई वही कहानी आज मैं आपको सुनाने लगा हूँ। उस तस्वीर में जो 5 लोग थे, एक जो उनकी बेटी का शौहर
और उनकी बड़ी बहन का एक जो उनके साथ रिश्ता बनता है, तो उन्होंने कहा इस रिश्ते का नाम रियल ही बताइएगा, क्योंकि इसका नाम था रफ़ीक। बाकी जो उनकी बेटी थी उसका नाम उन्होंने कहा फ़र्ज़ी कर दीजिएगा, बाकी चारों किरदारों के नाम फ़र्ज़ी कर दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। कश्मीर के अंदर एक फ़ैमिली जो आबाद थी 4 लोगों पर मुश्तमिल थी, मियाँ बीवी और उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी का नाम मैं बल्कीस जो रख रहा हूँ ये फ़र्ज़ी नाम है। बल्कीस अल्लाह ताला के खूबसूरत बनाए हुए लोगों में से एक खूबसूरत चेहरा था। बहुत सारे लोग ऐसे अल्लाह ताला ने बनाए हैं जिनको देखने के बाद मुंह से निकलता है सुभान अल्लाह, वो बहुत खूबसूरत होते हैं। तो बल्कीस को भी अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत बनाया था। जिस तरह कहा जाता है चांद का टुकड़ा, वो वाकई चांद का टुकड़ा थी। 25-30 साल पहले बेटियों को कम पढ़ाया जाता था, बेटों को ज़्यादा पढ़ाया जाता था, और यही हुआ। उन्होंने अपने बेटे को तो पढ़ाया, लेकिन बेटी को एक ख़ास लिमिट जो थी वहाँ तक पढ़ाया और उसको घर बिठा दिया। जबकि बेटा अपनी तालीम हासिल करता रहा। तालीम मुकम्मल करने के बाद वो नौकरी की गर्ज से कश्मीर से दुबई चला गया। वक्त तेज़ी के साथ गुजर रहा था। ये एक खुशहाल फैमिली थी। खुशहाल से मुराद कि अल्लाह का दिया सब कुछ हक था, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहता था, क्योंकि शौहर अपना एक कारोबार करते थे छोटा सा, और बीवी घर के काम काज संभालती थी। बेटी भी घर में साथ होने की वजह से माँ का हाथ बटाती। इनकम इतनी अच्छी थी कि गुजर बसर बहुत ही अच्छी हो रही थी। बेटे से मोबाइलों का इतना ज़्यादा वो नहीं था, तो जो एक कम्युनिकेशन का उन दिनों में उस फैमिली का राब्ता था वो लेटर के ज़रिए था। ख़त लिखते बेटे को उसके एड्रेस पे, और वो ख़त के ज़रिए उनको जवाब देता। इसी तरह जब वो जॉब के लिए वहाँ पे पहुँचा था, तो वहाँ पहुँचते ही उसने ख़त लिखा था कि मैं खैर खैरियत से पहुँच गया हूँ, इस तरह मुझे नौकरी मिल गई। उनका जो राब्ता था बेटे के साथ दुबई में, वो ख़त किताबत थी। एक दिन शौहर भी घर में थे, किसी काम की वजह से बाहर अपने काम पे नहीं जा सके। वो घर में मौजूद थे कि बाहर दरवाज़ा खटखटाया। उठे, दरवाज़ा खोला तो बाहर सामने एक मर्द और एक औरत को तो खड़ा देखा, लेकिन उसके पीछे काफ़ी लोग थे जो हाथों में कोई थाल उठाए खड़े थे। कोई बर्तन था जो एक मखमल के लाल कलर के कपड़े के अंदर छुपे हुए थे। वो ट्रे थे, एक थाल। उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम। अंदर से उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम, जी फरमाइए। तो शख्स ने कहा क्या आपकी अगर इजाज़त हो तो हम आपके घर में दाखिल हो सकते हैं, अंदर आ सकते हैं? अब शौहर ने जब ये देखा कि उसके साथ एक खातून भी है और पीछे भी काफ़ी लोग हैं जिनके हाथों में कुछ हैं, और वो मेरे घर अंदर आने की इजाज़त मांग रहे हैं, तो उसने अपनी बीवी को अंदर से आवाज़ दी और कहा जी प्लीज़ आइए, तशरीफ़ लाइए, और साथ ही बीवी को आवाज़ें देने लगा। वो औरत और मर्द तो आगे आगे चलते हुए घर के अंदर दाखिल हो गए। उनके पीछे वो जितने भी लोग थे, जिन्होंने सब ने अपने अपने हाथों में कुछ उठाया हुआ था, वो लेके आए, और अंदर दाखिल होते ही उनके सहन में एक जो पलंग पड़ा हुआ था, पलंग डबल बेड जिस तरह होता है इसी तरह एक बड़ा सा पलंग होता है, वो एक बड़ा, उनका कहना ये था कि वो एक बड़ा पलंग था, डबल बेड के साइज़ जितना। उस पलंग के ऊपर उन्होंने वो जितने भी बर्तन या जो कुछ उन्होंने उठाया हुआ था उस पलंग पे रखना शुरू कर दिया, और वो इतना ज़्यादा थे कि पूरा बड़ा डबल बेड के साइज़ जितना पलंग उन बर्तनों से, उन चीज़ों से चुप गया। बीवी भी जब कमरे से बाहर निकली तो उसकी पहली निगाह पड़ी कि एक औरत और मर्द हैं और उनके पीछे कुछ और लोग हैं। साथ ही उसकी निगाह अपने पलंग पे पड़ी तो वो पूरा का पूरा ढक चुका था। एक लाल कलर के मखमल का कपड़ा था जो किसी चीज़ के ऊपर पड़ा हुआ था, नीचे क्या था कुछ भी नहीं पता। बीवी ने भी आते ही कहा, सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, तो शौहर ने कहा तशरीफ़ रखिए। वो दोनों बैठ गए और उन्होंने हाथ के इशारे से जो बाकी लोग थे उनको कहा कि आप बाहर
खड़े हो जाइए। वो सारे लोग जो मसहरी पे थाल रख चुके थे खामोशी के साथ ही दरवाजे की तरफ चले गए, यहाँ तक कि वो बाहर निकल गए और बाहर खड़े होके बाकायदा जिस तरह कोई इंतज़ार करता है इस तरह इंतज़ार वाले अंदाज में खड़े हो गए। शौहर ने पूछा, जी फरमाइए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? क्योंकि उसके चेहरे पे आया था कि वो परेशान है कि ये एकदम से क्या हुआ है। अंदर दाखिल होते ही ट्रे रख के वो पीछे खड़े हो गए हैं बाहर जाके और ये बैठे हुए हैं। जी उन्होंने कहा फरमाइए। उन्होंने कहा, जी कश्मीर में एक नवाब साहब रहते हैं, नवाब रफ़ीक साहब ने ये तहाइफ हैं जो आप लोगों के लिए कुछ भेजे हैं, इनको कबूल फरमाइए। मियां बीवी ने फ़ौरन एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे वो फिर एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हो कि तुम्हें क्या समझ आई। तो बीवी ने भी इस अंदाज़ में शौहर को देखा कि नहीं मुझे समझ नहीं आई, क्या तुम्हें समझ आई, ये क्या कहना चाह रहे हैं, किस चीज़ के तहाइफ। और एक दूसरे की तरफ देखने के बाद दोबारा वो मुतवज्जो हुए उनकी तरफ, जैसे मुंह से कहा नहीं लेकिन चेहरा बता रहा था, जैसे कह रहे हों कि हम समझे नहीं कहना क्या चाह रहे हैं। उन्होंने कहा, यकीनन आपको इस बात पे चौंक गए होंगे, मैं आपको वजाहत कर देता हूँ मेरी बात का मतलब क्या है। असल में जो हमारे एक नवाब साहब यहाँ पे रहते हैं, नवाब रफ़ीक साहब, रफ़ीक जो नाम है ये एक रियल नेम है, इसको मैंने तब्दील नहीं किया। इस कहानी में जितने भी किरदार हैं वो सारे रियल नेम नहीं है, रफ़ीक नाम ओरिजिनल ही है। नवाब रफ़ीक साहब ने जो इस अपनी हवेली के नवाब हैं यहाँ पे रहते हैं, दरअसल उनको आपकी बेटी पसंद आ गई है और उनका क्योंकि बड़ा है कोई नहीं, वो अकेले घर में रहते हैं और गैर शादीशुदा हैं, तो हम उनके पड़ोसी हैं, वो हमें अपने बुज़ुर्गों की तरह समझते हैं। तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की है कि हम उनके लिए आपकी बेटी का हाथ मांगें। वो आपकी बेटी से रिश्ता करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। तो आज हम उनका आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं नवाब साहब के लिए, और ये जो तहाइफ हैं ये उन्होंने आपके लिए भेजी हैं। मियाँ बीवी इस बात से इतना शॉकिंग कंडीशन में गए कि एकदम से अपनी अपनी जगहों से दोनों खड़े हो गए, क्योंकि एक झटका था उनके लिए जो इतना अचानक था। वो अभी इस बात को ही नहीं समझ पाए थे कि कौन आए जो आते ही यहाँ पे सामान रख दिया, कि साथ ही रिश्ते के लिए इस तरह बात कर दी गई कि नवाब साहब ने रिश्ता भेजा और ये तोहफे हैं। तो वो दोनों भी, औरत और मर्द, साथ ही जब देखा मियाँ बीवी खड़े हो गए तो वो भी साथ खड़े हो गए। तो कहते हैं हमें अंदाज़ा है इस बात का कि ये ख़बर आपके लिए इंतहाई अचानक है, और किसी भी माँ बाप के लिए ख़बर अगर इसी तरह उसको बताई जाए तो यकीनन सी बात है उसका चौंकना बनता है। तो इसलिए हम आपकी इस बात को समझ सकते हैं। आपके पास सोचने का टाइम है, इतनी जल्दी नहीं है। आप आराम से मियाँ बीवी मशवरा कीजिए, बेटी से मशवरा कीजिए, अपनी फैमिली से मशवरा कीजिए, लेकिन ये एक एड्रेस लिख लीजिए, ये उनकी हवेली का एड्रेस है। जो भी आपका फ़ैसला हो हाँ या ना में, तो आप हवेली पहुँच के नवाब साहब को बता ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि उनकी ख्वाहिश है ये रिश्ता अच्छे तरीके से तय पा जाए। लेकिन आप लोगों का जो भी फ़ैसला हो आपने ख़ुद जाके उनको बता ज़रूर देना है। उसके साथ ही उन्होंने कहा तोहफे कबूल कीजिए और हम इजाज़त चाहेंगे। और जितनी तेज़ी के साथ वो आए थे उतनी तेज़ी के साथ वो बाहर गए, और उनके साथ वो जो बाकी लोग थे वो भी वहाँ से चले गए। मियाँ बीवी हैरान कंडीशन में वहीं पे खड़े हुए थे। कभी उनको जाता देखते रहे, जब वो बिल्कुल चले गए तो काफ़ी देर वहाँ पे खड़े देखते रहे, यहाँ तक कि उनको एहसास हुआ कि हमें वापस लौट आना चाहिए। यानी कि वो ख्यालों में जिस तरह चले गए थे। तो हमने बीवी की तरफ देखा, उसने कहा तुम्हें कुछ समझ आई? उसने कहा नहीं। तो साथ ही वो जो बेटी बाहर निकल रही थी वो भी इतनी देर में बाहर आ गई। तो एकदम से पलंग के ऊपर इतना भरी हुई चीज़ें देख के, जो कपड़े से ढंकी हुई थी, वो भी चौंक गई और उसने पूछा अपने माँ बाप से क्या हुआ है। तो बाप ने इशारे से बेटी को कहा, ज़बान से कहा बेटी को, इनके ऊपर से कपड़े हटाओ, ये क्या है। और ये बेटी ने लाल कलर का, रेड कलर का वो मखमल का कपड़ा जब ऊपर से हटाना शुरू किया तो और अब एक मज़ीद झटके थे उनके लगने के लिए। हैरानी बढ़ती जा रही थी, हर उस कपड़े के हटने के बाद उनको एक और झटका लग रहा था, हैरानी और बढ़ रही थी, क्योंकि वो जो जितने भी तहाइफ थे वो बेइंतहा कीमती तहाइफ थे।
वाकई वो कोई नवाब ही इस तरह का तोहफा भेज सकता था। वो जितने भी थाल थे वो चांदी के बने हुए थे। कुछ थालों के अंदर, ट्रे के अंदर फल फ्रूट थे जो ताज़ा तोड़े गए थे, कुछ के अंदर मेवा जात थे, और बाकी जो चांदी के थाल थे उनके अंदर सोने के जेवरात थे। और उनमें से कुछ थाल ऐसे थे जिसके अंदर कपड़े थे जिनके ऊपर काम जो था वो सोने के तार से किया गया था। यानी उस दौर के महंगे तरीन कपड़े, जिस तरह आज के दौर में भी कुछ अमीर उमरा दुल्हन का जो लिबास तैयार करवाते हैं उसमें जो धागा यूज़ करवाते हैं वो एक तरह से सोने का धागा यूज़ करवाते हैं, सोने का काम करवाते हैं उसके ऊपर। तो उस कपड़ों के ऊपर भी सोने का काम था और जेवरात भी थे और बाकी सब कुछ। वो ये देख के हैरान रह गए कि आया हम कोई ख्वाब देख रहे हैं, कोई वहम है, या वाकई हकीकत में ये सब कुछ हो रहा है। और वो बेटी भी एकदम से गुमसुम हो गई थी क्या कि वाकई अल्लाह मेरी ऐसी किस्मत है कि कोई नवाब मुझसे शादी करना चाहता है और ये तोहफे सारे मेरे लिए हैं। मैं किसी राजा की रानी बनने जा रही हूँ। वो दिन जैसे कैसे बेचैनी के साथ मियाँ बीवी ने गुजारा, यहाँ तक कि रात सारी भी आपस में मशवरा करते रहे, सो न सके, यहाँ तक कि सुबह हो गई। और उन दोनों को सुबह उठते ही जो फैसला किया उन दोनों ने वो ये था कि उन दोनों के दिए हुए एड्रेस पे हमें नवाब साहब के घर चलना चाहिए, उनसे चल के हमें मिलना चाहिए, देखना चाहिए क्या वाकई किस्मत की देवी हम पे मेहरबान हो गई है या कोई ख्वाब है, ख्याल है या क्या है। क्योंकि अभी तक उनको ये सब कुछ एक ख्वाब सा लग रहा था। बेटी को घर पे छोड़ के मियाँ बीवी रवाना हुए उस पते पे, और जब उस जगह पे पहुँचे तो उनकी आंखों के सामने एक इंतहाई खूबसूरत और बहुत आलीशान हवेली मौजूद थी। ऐसी हवेली जो उन्होंने ज़िंदगी में पहले नहीं देखी थी, इंतहा की खूबसूरत हवेली, और एक बहुत बड़े शानदार गेट के सामने एक दरबान लेफ़्ट और राइट हाथों में, बादशाहों के दौर की तरह वो जो एक स्टिकें सी, लकड़ियाँ सी और पकड़ के खड़े होते हैं, वो पकड़ के खड़े हुए थे। अंदर जाने से वो घबरा तो रहे थे, लेकिन जैसे कैसे करीब पहुँचे तो उन्होंने अपना तारुफ कराया। तो जो बाहर दरबान खड़ा था उसने मज़ीद कोई भी बात कहे बग़ैर सर झुकाया और दरवाज़ा खोल दिया, जैसे पहले से उनको पता हो, इन नामों से वो वाकिफ़ हो, उनको अंदर से बता दिया गया हो और वो वाकिफ़ था। उसने नाम सुनते ही सर झुकाया और दरवाज़ा खोल के इशारा किया, अंदर तशरीफ़ लाइए। अब वो जब दोनों उस महल के गेट से दाखिल हुए तो अंदर वो महल नहीं था, वो सचमुच का एक तिलिस्माती महल था, जादुई महल था। जो उनको अंदर दाखिल ही होते ही जो लॉन नज़र आया, घास पे जब वो चलते हुए आगे गए तो लेफ़्ट और राइट बेइंतहा दूर दूर तक फैले हुए दरख्त ही दरख्त थे, जिन पे तमाम मौसमी फल लगते थे। हर फल का, हर फ्रूट का वहाँ पे दरख्त लगा हुआ था। वो इतना बड़ा बागीचा था, इतना बड़ा, वहाँ पे एक किस्म के दोनों तरफ वो बाग था, सेंटर में वो ग्रीनरी थी कि दोनों साइडों पे जितना वो फल थे वो फल वहीं से ही शायद बादशाह ने, नवाब साहब ने उनके लिए तोड़ के वहाँ से भेजे थे। हर तरह के दरख्त लगे हुए थे। और चलते हुए जब एक बड़ी सी इमारत के करीब पहुँचे, आलीशान इमारत के करीब, तो वहाँ पे भी खड़ा दरबार उनका मुंतज़र था। जैसे उसको पहले से ही पता लग गया हो कि बाहर कोई मेहमान आ रहा हो, जैसे जासूस कोई उनके घर के बाहर ही खड़ा था कि जब वो घर से निकले थे तो उनको पता लग गया था कि वो कोई आ रहा है। और वो जब अंदर वाली बिल्डिंग के गेट पे पहुँचे तो दरबान ने भागते हुए उनको न सिर्फ वेलकम किया, झुक के आदाब बजा लाया और कहा, आइए नवाब साहब आपके ही मुंतज़र हैं। बाहर गेट पे तो उन्होंने बताया अपना नाम, लेकिन अंदर उनको अपना नाम बताने की ज़रूरत भी पेश नहीं आई, बल्कि उसने कहा, आइए नवाब साहब आपके मुंतज़र हैं। आज के दौर में तो बाहर बेल्स लगी होती हैं, आप बेल बजाते हैं तो अंदर से फ़ोन उठा के पूछा जाता है, बेल के ज़रिए आपसे पूछा जाता है कौन है जी, क्या है। उस दौर में तो ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। वो इस बात पर हैरान हुए। चलते हुए जब आलीशान उस महल के अंदर दाखिल हुए तो उनका वाकई आंखें खुली की खुली रह गईं। वो एक ऐसा महल था जो उन्होंने कभी ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि महल इतने भी खूबसूरत हो सकते हैं। ऐसे लगता था जैसे सोने से बनाया गया ये महल हो, और इतनी कीमती हीरे जवाहरात और इस तरह की चीज़ों लगी हुई थी, और फानूस और जो कुछ भी था वो बहुत ही ऐसा था, शायद उन्होंने फिल्मों में या कोई इस तरह की तस्वीरों में कहीं देखा हो, अपनी खुली आंखों से कभी नहीं देखा था। वो बहुत खूबसूरत महल था। और उससे भी हैरान कुन बात ये थी, वो जो नौजवान सामने एक
नवाबों के लिबास में मलबूस खड़ा था, वो सिर्फ नौजवान नहीं था, उनकी बेटी जिस तरह चांद का टुकड़ा थी तो वो भी हूबहू चांद का टुकड़ा था, हुस्न और जमाल में बेनयाब था। वाकई इतना खूबसूरत था कि उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम। और वो दोनों मियाँ बीवी उसकी चेहरे को देख के वो खुद हैरान हो गए कि इतना खूबसूरत चेहरे के आगे ये महल, ये हीरे जवाहरात भी कम पड़ जाएं। ये वाकई कोई चांद का टुकड़ा है जो सामने खड़ा है। डरते डरते उसके करीब पहुंचे तो अदब के साथ उसने वेलकम किया और उनको अपने साथ बिठाया और कहा, मैं आपका ही मुंतज़र था, मेरा नाम ही नवाब रफ़ीक है और मैंने ही अपने उन हमसायों को भेजा था क्योंकि मेरा कोई बड़ा नहीं है और ख्वाहिश रखता हूँ कि आपकी जो बेटी है उसका हाथ मांगना चाहता हूँ, इसलिए उनको भेजा था। तो मुझे इंतज़ार था आपके जवाब का, आपका जो भी जवाब होगा मुझे कबूल होगा, आप बताइए। अब वो मियाँ बीवी जो पहले तहाइफ को ही देख के, उन्होंने ज़िंदगी में इतनी महंगे तहाइफ तो नहीं देखे थे, एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे थे, खाते पीते थे, लेकिन इतनी ज़िंदगी नहीं देखी थी इस तरह की। ऊपर से महल के अंदर दाखिल होने के बाद महल की बिल्डिंग और ऊपर से इतना चांद का मुखड़ा नवाब देख के वो खुद अभी तक जो इस शहर से नहीं निकल सके थे, वो वाकई अभी तक एक जादुई कैफियत में थे, एक शहर सी कैफियत में थे। उनके फ़ौरन दोनों के मुँह से निकला, नवाब साहब हमें रिश्ता कबूल है। अब ऐसा लगता था जैसे वो मियाँ बीवी खुद डर रहे थे कहीं ख्वाब ये टूट ना जाए, अगर ये सच है तो जल्दी से सब कुछ हो जाए, क्योंकि एक दिन पहले ऐसा होना और अगले दिन सामने एक नवाब बैठ के, वाकई खूबसूरत नवाब कह रहा है रिश्ता चाहिए। तो उन्होंने कहा, नवाब साहब हमें कबूल है। तो साथ ही नवाब साहब ने कहा, मेरी ख्वाहिश होगी हम जल्द अज जल्द इस शादी को करना चाहेंगे, अगर आपकी इजाज़त ना हो। तो जो उन्होंने डेट दी वो तकरीबन 4-5 दिन यानी एक हफ्ते के अंदर अंदर थी कि हम इसको शादी कर लें। उन दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे की तरफ यूँ देखा जैसे वो सोचना और कहना चाह रहे हो कि इतनी जल्दी हम तैयार हैं, कैसे करेंगे। तो नवाब साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझ सकता हूँ आपकी इस मजबूरी को, लेकिन मुझे सिर्फ अगर अपने आप जिगर का गोशा, जिगर का टुकड़ा दे दें तो इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं है, सारी तैयारी मेरे ज़िम्मे। अब वो और खुश हो गए कि जो एक परेशानी थी तैयारियों की वो भी ख़त्म हो गई, और वो फ़ौरन हामी भर के कि ठीक है, अगर आपको जल्दी है तो आप शादी कर लीजिए। घर आकर बेटी को बताया तो बेटी हवाओं में उड़ रही थी, खुशियों भरी ज़िंदगी उसकी शुरुआत होने वाली थी। वो एक राजा की रानी बनने वाली थी, एक नवाब की मलका बनने वाली थी। अब इस सारी गहमा गहमी में ये जितना कुछ अचानक हुआ था, और वो हवेली और वो बादशाह और वो तहाइफ और वो उनकी बेटी का रिश्ता मांगना, वो माँ बाप तो अपने आप को खुशकिस्मत तो समझ ही रहे थे कि हम वाकई बहुत लकी हैं कि कहाँ चांद सी बेटी भी अल्लाह ने दी और कहाँ इतना बड़ा रिश्ता भी भेज दिया, बस खैर व आफियत से सारे मामला तय पा जाएं। इस अफरा तफरी में वो अपने बेटे को भूले तो नहीं, लेकिन उसको वो ख़त डालना भूल ज़रूर गए कि आज लिखते हैं कल लिखते हैं। वो अपनी तरफ से जो एक छोटी मोटी उनकी तैयारी करनी थी, वो बेटी को तैयार करना, जो कुछ भी होता है वो उसमें मसरूफ़ हो गए, यहाँ तक कि वो भूल गए कि बेटे को ख़त भी लिखना है। मोबाइल टेलीफोन का ये तो कम्युनिकेशन का सिलसिला इनका था नहीं, ख़त पत्र वो चलता था उनका, उन्होंने लफ्ज़ भी ख़त पत्र लिखा है। और 3-4 दिन के बाद वो दिन भी आ पहुँचा जब बल्कीस नवाब साहब के दिए हुए सोने के काम से बने हुए वो कपड़े, जिनमें कीमती तरीन ना सिर्फ सोना था, हीरे जवाहरात भी लगे थे, वो इंतहाई महंगे कपड़े उनके घर पहुंचे और वो उन कपड़ों में दुल्हन सी बनी पिया घर सुधार गई, नवाब साहब के घर में पहुंच गई। और ये सब कुछ ना सिर्फ तेज़ी के साथ हुआ था, बल्कि ऐसे लगता था जैसे नवाब साहब ने शादियों की तैयारी पहले से ही कर रखी है, सब कुछ तैयार था, बस इंतज़ार था तो मियाँ बीवी के हाँ करने का। जैसे हाँ हुई, ठक पक सब कुछ हो गया और खुशी खुशी बिल्कीस रफ़ीक की दुल्हन बन गई। अब वो नवाब रफ़ीक की बीवी थी। मियाँ बीवी घर पहुँच के बहुत खुश थे कि सब कुछ खैर व आफियत से न सिर्फ हो गया, बल्कि एक माँ बाप के दिल पे जो एक बेटी को रुखसत करने की ख्वाहिश होती है, हसरत होती है, वो खैर व आफियत हो चुकी थी। तो याद आया अब एक बेटा भी है, उसकी शादी तो करनी है, लेकिन अभी फ़िलहाल उसको बताना है
कि ये सब कुछ हुआ है और ये क्या हुआ है। उन्होंने कहा ओके अच्छा बताते हैं। अब वो थोड़े से परेशान भी थे कि इतनी जल्दी में हम बेटे को नहीं बता सके, बेटा तो नाराज़ होगा तो उसको क्या करें। तो यही फैसला हुआ जब वो आएगा उसको बता देंगे, अभी रहने दें। या तो शादी से पहले हम बता देते कि हमने ख़त लिख दिया था, ख़त नहीं लिख सके तो इसलिए अब जब वो आएगा तो उसको बता देंगे। मियाँ बीवी अक्सर बिल्कीस के घर जाते तो उनको बहुत प्रोटोकॉल के साथ वेलकम किया जाता। वाकई नवाब साहब ने उनकी बेटी को रानी ही बना लिया था। वो जब भी जाते तो देखते तो वो एक रानी से कम नहीं थी। उस घर में नौकर चाकर तो थे, दरबान तो थे, चहल पहल तो थी, लेकिन अब उस घर में एक रानी आ गई थी जो बिल्कीस की सूरत में थी, उनकी बेटी थी। बहुत खुश होते अपनी बेटी को देख के। और वो बेटी से पूछती तो बेटी कहती माँ वाकई मुझे अभी तक यकीन नहीं आता कि मैं नवाब साहब की बीवी हूँ। मैं वाकई माँ बहुत खुशकिस्मत हूँ कि नवाब साहब ने मुझसे शादी की है। ये मुझे वाकई किसी मलका से कम नहीं रखते। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। 4-5 महीने गुजर गए। तो 4-5 महीने के बाद माँ जब दोबारा मिलने गई बेटी, और इस पूरे ऐसे में शादी के पहले दिन से लेके अभी तक बेटी एक दिन भी माँ के घर यानी मेके नहीं गई। और माँ बाप ने भी यही सोचा कि अब वो जिस तरह की सल्तनत में रहती है शायद अब हमारा घर उस शायान शान नहीं है कि हम उसको अपने घर में रखें। जब वो वहाँ पे खुश है हम मिल भी आते हैं, ज़रूरत भी नहीं है। और वैसे भी नवाब रफ़ीक अपनी बीवी पे जान देता है। लेकिन माँ ने एक चीज़ नोट की कि वो जो उसकी बेटी थी खुश भी है, सब कुछ है, लेकिन वो दिन ब दिन इन 4-5 महीनों में कमज़ोर से होती जा रही है। तो एक दिन उसने बेटी से पूछा कि तुम खा पी रही हो सही तरीके से या नहीं। उसने कहा माँ मैं बहुत ज़्यादा खा पी रही हूँ, बल्कि नवाब साहब मेरा बहुत ज़्यादा खाने पीने का ख्याल रखते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप परेशान ना हों। वक्त और गुजरा, 2-3 महीने और गुजरे तो जो माँ ने बात नोट की थी वो अब ज़्यादा महसूस होने लगी कि वो और दुबली हो रही है, कमज़ोर होती जा रही है। यहाँ तक कि माँ से बर्दाश्त ना हुआ और एक दिन बेटी को मिलने पहुँच गई और बेटी को अलग साइड पे बिठा के लॉन में कहा कि कोई सुने ना, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे सच सच बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। तो बेटी एकदम चौंकी और माँ की तरफ देखी, माँ ये आप क्या कह रही हैं, कौन सी परेशानी, कैसी परेशानी। उसने कहा तुम कमज़ोर से कमज़ोर होती जा रही हो। क्या नवाब साहब तुम्हें खुश नहीं रखते, या ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो जिसकी वजह से तुम मुझे बताना नहीं चाह रही। उसने कहा नहीं माँ, आप मेरी माँ हैं, मैं आपसे कोई भी बात नहीं छुपाऊंगी। आप जो भी सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो मेरे ऊपर जान छिड़कते हैं, कहना तो दूर की बात है, वो मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकते। मुझे शदीद मोहब्बत करते हैं और वो दीवाने हैं, सचमुच मेरे दीवाने। जितना वो मेरा ख्याल रखते हैं आप सोच भी नहीं सकती माँ। बाकी जो मैं कमज़ोर हो रही हूँ, मैं बीमार हो रही हूँ, इसका मुझे खुद भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मोहब्बत में, केयर में और मेरी देखभाल में नवाब साहब ने और नौकरों ने कोई कसर नहीं रखी। अपनी ज़ात से ज़्यादा वो मुझे प्यार करते हैं और अपनी ज़ात से ज़्यादा मेरा ख्याल रखते हैं। उनकी कुल कायनात ही मैं हूँ। माँ थी, बेटी जो कुछ कह रही थी समझ गई, सच कह रही है बेटी, झूठ नहीं बोल रही, इतना तो माँ जज कर गई। लेकिन परेशान फिर भी थी, फिर भी मेरी बेटी कमज़ोर क्यों होती जा रही है। शौहर से भी जिक्र किया तो शौहर ने भी कहा देख तो मैं भी चुका हूँ वो कमज़ोर हो रही है, लेकिन ये भी सच है कि नवाब साहब ने उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी हुई, तो क्यों वो इस तरह कमज़ोर हो रही है, वो खुद भी नहीं जानती क्या बात है। कुछ महीने और गुजरे, बेटा दुबई से छुट्टी लेके कश्मीर पहुँचा, माँ बाप से मिला और साथ ही भागता हुआ अंदर बहन से मिलने के लिए गया तो बहन को नहीं पाया। तो फ़ौरन माँ बाप से कहा बल्कीस कहाँ है। तो उन दोनों ने सर नीचे झुका लिया। तो एकदम से परेशान हुआ, माँ क्या हुआ है बताइए। तो कहा बैठो, क्योंकि अभी आया ही था, मिला ही था, तो भागता हुआ मिलते ही, गले मिलते ही अंदर चला गया था। तो कैसे माँ बाप उसको गेट पे खड़े खड़े ये कहानी सुनाते। तो अभी मिला तो साथ ही बहन के कमरे में गया तो उन्होंने उसको बिठाया और कहा ये कहानी है, ये सारा वाक़या है और इस तरह हुआ और सारा कुछ हुआ, तो हम तुम्हें नहीं बता सके। और जब सब कुछ तय हो गया, शादी हो गई, रुखसती हो गई, तो फिर हमने कहा तुम्हें ख़त लिखें, लेकिन हम फिर शर्मिंदा थे, तुम नाराज़ हो जाओगे कि मुझे क्यों नहीं बताया क्या हुआ है। तो वो एकदम से खड़ा हुआ कहती है माँ ये तो खुशी की खबर है, इसमें आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं। मेरी बेटी एक नवाब साहब के घर शादी करके गई, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। और अगर नवाब साहब की ये ख्वाहिश थी, आपने उनकी ख्वाहिश का एहतराम किया और जल्दी से की, तो इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ है उसका घर, मुझे मिलने जाना है अपनी बहन से। वो बेइंतहा इस खबर को सुन के खुश हो गया
वो बिल्कुल नाराज़ माँ बाप पे नहीं हुआ कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, बल्कि वो खुश था कि जो सिचुएशन थी, नवाब साहब की ख्वाहिश थी, तो आपने ठीक किया, उनकी ख्वाहिश के हिसाब से जल्दी से कर दी। माँ बाप को मिलने के बाद फ़ौरन उस महल पहुंचा तो उसकी भी आंखें उसी तरह खुली रह गई। आलीशान महल, और उस महल में जब नवाब रफ़ीक के सामने पहुंचा तो उसका सर घूमना शुरू हो गया उस महल को देख के, उन नौकरों को देख के, उन दरबानों को देख के जो बाहर गेट पे खड़े थे, और वो हसीन व जमील नवाब रफ़ीक को देख के, जो वाकई ख़ुद इतना हसीन व जमील था कि कोई भी उसको देखता तो उसकी आंखें एक टिकटिकी बांधे उसको देखती थी कि कितना खूबसूरत है। और साथ ही जब उसने अपनी बहन को देखा तो वो लिपट गया, अपनी बहन से मिला और बहुत खुश हुआ। नवाब साहब ने बिल्कीस के भाई की इतनी आओ-भगत की, इतना अच्छे तरीके से उसको वेलकम किया कि वो पहले से ही खुश था, अब वो इतना ज़्यादा खुश था कि वाकई मेरी बहन बहुत 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 ज़्यादा खुशकिस्मत है कि उसको इस जैसा खूबसूरत शौहर और ख़ूबसूरत रिश्ता मिला है। जब शाम हुई तो उसने कहा मैं अब घर जाऊंगा, क्योंकि मैंने सिर्फ माँ बाप को सलाम दुआ किया और उसके बाद आ गया हूँ। तो नवाब साहब ने ऑफ़र की कि आप इतने अरसे बाद आए हो, इतने अरसे बाद अपनी बहन से मिल रहे हो, हमें खुशी होगी अगर कुछ दिन आप हमारे साथ भी गुजारो। तो उसने नवाब साहब की इस ऑफ़र को कबूल किया कि ठीक है, मैं कल से अब कुछ दिन अपनी बहन के साथ गुजारूंगा, कल आ जाऊंगा और उसके बाद फिर मैं वापसी पे अपने माँ बाप के साथ टाइम गुजारूंगा। घर गया, माँ बाप को मिला और उसने बताया कि मैं वाकई बहुत खुश हूँ, जितना भी खुश हूँ मैं कम हूँ। वाकई आप लोगों ने कहा बहुत अच्छा फ़ैसला था, मुझे आपके इस फैसले पर खुशी हुई। अगले दिन वो अपनी बहन के घर पहुँच गया और नवाब साहब के साथ वक्त गुजारने लगा, क्योंकि हर लम्हा उसको ऐसे लगता था कि मैं कोई ख्वाब, कोई ख्याल देख रहा हूँ। उसकी बहन बहुत खुश थी, लेकिन एक बात उसने भी नोट की थी, बहन कुछ दुबली सी हो गई थी, पतली सी हो गई थी, कुछ बीमार सी थी। हंसती खेलती तो थी, खुश तो नज़र आती थी, लेकिन कुछ बीमार सी थी। उसने बहन से भी यही बात पूछी, क्या हुआ है? उसने कहा कुछ भी नहीं, ये तो मुझसे इतना ही प्यार करते हैं, इतना मुझे ख्याल रखते हैं, इतना खुश रखते हैं ना, मगर मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। मुझे कोई बीमारी भी नहीं है कि मैं बता सकूँ, लेकिन हाँ, मैं कुछ बीमार सी भी हूँ और कमज़ोर भी हो रही हूँ, लेकिन वजह नहीं, मैं खाती पीती भी ठीक हूँ, ये मेरा ख्याल भी रखते हैं, पता नहीं क्यों मैं बीमार होती जा रही हूँ, कमज़ोर होती जा रही। खैर वो अब कुछ दिन वहाँ पे गुजारता रहा। तो एक दिन लॉन में बैठे नवाब, बिल्कीस और उसका भाई, तीनों बैठे चाय पी रहे थे, गपशप हो रही थी, कहके लग रहे थे। खूबसूरत सा लॉन, हवा चल रही थी, बहुत ही प्यारा मौसम था। और बिल्कीस का भाई अभी तक उस चाय को एंजॉय करते हुए बार बार सोचता था, कैसी किस्मत पाई है मेरी बहन ने। वो खुश था इस बात पे कि उसके कानों ने एक आवाज़ सुनी। वो आवाज़ जो थी एक बीन की आवाज़ थी, जो सपेरा सांप को पकड़ने के लिए बीन बजाता है। उसने मुड़ के देखा तो ये बीन उसको काफ़ी दूर से गेट के बाहर से नज़र आई। बीन को देखने के बाद वापस उसने अपने चाय का कप उठाया तो एकदम उसने देखा कि नवाब साहब इस तरह कानों पे हाथ रख रहे हैं। तो उसने नवाब रफ़ीक से पूछा क्या हुआ? तो वो आगे से बोलने की बजाय मज़ीद उनके चेहरे के एक्सप्रेशन जो थे वो अजीब से होते जा रहे थे, जैसे उनको कोफ्त सी हो रही है, उनको बहुत बुरा लग रहा है, ये क्या हो रहा है। कि आवाज़ इतनी देर में आवाज़ दूर चली गई और वो रिलैक्स हुए। उन्होंने कहा सॉरी की और उसके बाद चाय पीनी शुरू हो गई। तो उसने बहन से पूछा क्या हुआ है? उन्होंने कहा नवाब साहब को ये आवाज़ बहुत बुरी लगती है। बात आई गई हो गई। बल्कि इसके भाई की आदत थी कि रात का खाना खाने के बाद वो चहलकदमी ज़रूर करता था और थोड़ा दूर निकल जाता। उस महल में भी रहते हुए यही करता था। रोज़ रात को खाने के बाद वो दूर चला जाता, कुछ देर उस हवेली के लॉन में टहलता और उसके बाद बाहर चला जाता, एक लंबा सा चक्कर लगा के वापस आता और उसके बाद सो जाता। जिस शाम को उसने बीन की आवाज़ सुनी तो उसी शाम को जब रात हुई, खाना खाने के बाद वो हस्बे मामूल लॉन में थोड़ी देर टहला और उसके बाद गेट खोल के हवेली से बाहर चला गया। हवेली के कोने पे जब पहुंचा तो उसने देखा एक सपेरा ख़ास सपेरों के लिबास में खड़ा है
हाथ में उसके बीन है, गले में वो लटक रही है और वो टिकटिकी बांधे ऐसे उस हवेली को देखी जा रहा है, ऊपर वाले पोर्शन को देखी जा रहा है। वो चलता हुआ उस सपेरे के पास गया और उसको कहा, क्यों खड़े हो यहाँ पे? क्योंकि उसको पता था कि इसकी आवाज़ से उसका जो ब्रदर इन लॉ था वो डिस्टर्ब होता है, तो उसने उसको धक्का दिया, निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से। तो वो जो टिकटिकी देखते हुए वो सपेरा देख रहा था, तो एकदम उसके धक्का देने से चौंका और उसने उसको देखा और फिर वहाँ से वो चुप करके चला गया। तो वो भी वहाँ से टहलने के बहाने आगे चला गया। टहलने के बहाने नहीं, टहला कुछ देर, वॉक करके वापस आया और रूटीन के बाद सो गया। अगली शाम फिर उसी टाइम पे वो बैठे कहके लगा रहे थे और चाय पी रहे थे कि बीन की आवाज़ फिर उसके कानों में सुनाई दी, उसके भाई के, बिल्किस के। लेकिन आज आवाज़ तेज़ आ रही थी, बजाने वाला जैसे बहुत ऊंची आवाज़ में बजा रहा था। कल वो जो दूर से आती महसूस हो रही थी, आज ऐसे थी जैसे करीब से आ रही हो। तो अब उसने देखा कि नवाब साहब के चेहरे पे पसीना आना शुरू हो गया, बेचैनी शुरू हो गई, ऐसे जैसे वो अपनी जगह से इंतहाई बेचैन होना शुरू हो गए, जैसे वो कहना चाह रहे हो कि इस आवाज़ को बंद करो, मेरे सर में दर्द हो रहा है, ये कैसी काबिल नफ़रत आवाज़ है, निकालो इसको यहाँ से। यहाँ तक कि वो आवाज़ जब और तेज़ हुई तो नवाब साहब गुस्से में, जो पसीने से शराबूर हो चुके थे और बेचैन से अजीब से हो चुके थे, एकदम से गुस्से से उठे और उठ के अंदर चले गए। तो उसने अपनी बहन से पूछा, क्या हुआ इनको? तो उसने कहा, तुम्हें कल बताया नहीं था कि बीन की आवाज़ इनको बहुत बुरी लगती है, जहर लगती है, नहीं बर्दाश्त कर सकते, इनको सर में दर्द शुरू हो जाता है और इनके जिस्म में पेन होती है। और वो भी तेज़ी से उठती हुई अंदर चली गई अपने शौहर के पीछे। रात का जब खाना खाने का टाइम आया और वो खाने की टेबल पे बैठे, दस्तरखान पे बैठे, तो उसने देखा नवाब रफ़ीक बिल्कुल नॉर्मल है। वो इस तरह बिहेव कर रहा है जैसे शाम को कुछ हुआ ही नहीं। उसने महसूस ही नहीं होने दिया कि शाम को कोई बात हुई थी, ना ही उसने उस टॉपिक पे कोई बात थी। वो बिल्कुल अपनी रूटीन की तरह बिल्कुल नॉर्मल था और गप्पे लगा रहा था और उसकी केयर कर रहा था। खाना खा के वो अपने हस्ब मामूल लॉन में थोड़ी सी वॉक करके दोबारा हवेली से बाहर निकल गया। और जब उसी कोने में पहुंचा तो आज ऐसे लगता था कि वो सपेरा उसके इंतज़ार में खड़ा है। टिकटिकी बांधे उसको देख तो रहा था, उस जगह को जहाँ पे कल वो देख रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता था जैसे वो इसके इंतज़ार में है। जैसे ही ये बाहर निकला हवेली से तो उसने इसको देखना शुरू कर दिया। और जब ये उसके करीब पहुँचा कि उसको निकाल सकूँ, धक्के दे सकूँ, तो सपेरा एकदम से हाथ के इशारे से उसको कहा कि रुक जाओ। उसका मकसद ऐसे था कि मुझे धक्का ना मारो, सुनो मेरी बात। उसने कहा, तुम्हें कल भी कहा था, क्यों यहाँ पे खड़े हो, तुम्हें पता नहीं है, निकलो यहाँ से। तो सपेरा बोला, बाबू साहब, मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं कोई चोर लुटेरा या डाकू नहीं हूँ, मैं एक आम सपेरा हूँ, सांप ढूंढता हूँ, सांपों की तलाश में आता हूँ। लेकिन आपको एक बात कहूँ साहब, आप यहीं रहते हो? उसने कहा, हाँ मैं यहीं रहता हूँ। उसने कहा, साहब मुझे दोस्त समझो, दुश्मन नहीं। कौन रहता है और यहाँ पे? उसने कहा, मेरी बहन रहती है, मेरा ब्रदर इन लॉ रहता है, उसके नौकर चाकर रहते हैं, ये उनकी हवेली है। उसने कहा, साहब इस हवेली में इच्छाधारी सांप रहता है। तो एकदम चौंका, क्या बकवास कर रहे हो, कौन इच्छाधारी? उसने कहा, कोई सांप है इच्छाधारी जो इस हवेली में रहता है। साहब मैं कल भी आया था तो मुझे उसकी स्मेल आई थी, उसकी बू आई थी, उस इच्छाधारी की मैंने बू सूंघ ली थी। आज फिर आया हूँ तो आज और तेज़ी के साथ उसकी बू सूंघी है। साहब यहाँ पे कोई इच्छाधारी है। उसने कहा, मैं किसी इच्छाधारी को नहीं मानता, तुम निकलो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसने कहा, साहब क्या तुम अपनी बीवी से प्यार, तुम अपनी बहन से प्यार नहीं करते? अगर तुम्हें अपनी बहन से प्यार है तो मेरी बात को सुनो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे बहनोई या बहन को कोई नुकसान पहुंच जाए। मैं उनकी दोनों की, बहनोई और बहन की ज़िंदगियों को बचाने के लिए बात कर रहा हूं, क्योंकि कहीं उनकी ज़िंदगियों को नुकसान ना हो जाए। भाई था तो बहन का नाम सुन के, बहनोई का नाम सुन के चौंक गया कि वाकई अगर ये सही कह रहा है, मेरी बहन या बहनोई को कोई नुकसान पहुंचा उस इच्छाधारी से, क्या होगा? उसने कहा, कहना क्या चाहते हो? उसने कहा, साहब मेरी मदद करो, यहाँ पे एक सांप है, इच्छाधारी है, और तुम अगर मेरी मदद करोगे तो मैं सांप तक पहुंच सकता हूं। उसने कहा, किस तरह की मदद? उसने कहा, साहब
मैं बीन बजाऊंगा, आप एक एक नौकर को तरीके से बताए बगैर मेरे करीब से गुजारो, मुझे पता लग जाएगा उनमें से कौन इच्छाधारी है। इच्छाधारी से मुराद वो सांप जो इंसानी रूप धार के रहता है, असल में वो नाग ही होता है, लेकिन 100 साल वो गुजारता है। चंदन का एक दरख्त जो एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है कि चंदन का एक दरख्त जिस पे वो 100 साल लिपटा रहता है और 100 साल मुकम्मल जब उसके हो जाते हैं तो उसके बाद इच्छाधारी बन जाता है। मतलब वो एक रूप धार के, एक इंसानी रूप धार लेता है, वो रूप धारना जान लेता है। उसके बाद एक शक्ति ताकत आ जाती है कि वो इंसानी रूप धार लेता है। तो उसका कहना ये था कि इस घर में एक कोई ऐसा इंसान बन के फिर रहा है जो असल में सांप है, इच्छाधारी है। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें कल इसका जवाब दूंगा, अभी तुम जाओ यहाँ से। सपेरा वहाँ से चला गया। वो भी अपने घर वॉक करके बहनोई के घर चला गया, सो गया। सुबह उसने अपनी बहन को बैठ के एक बात कही कि ये वाक़या हुआ है, सारा कुछ है, और मैं नहीं चाहता तुम्हें या बहनोई को कोई नुकसान पहुँचे, रफ़ीक साहब को या तुम्हें कोई नुकसान पहुँचे, तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा, हमें उस सांप को ढूंढना है। वाकई अगर वो सांप हुआ तो तुम दोनों को डस सकता है, तुम दोनों को नुकसान पहुँचा सकता है। बहन थी, भाई की मोहब्बत में मान गई कि हाँ, उसके भी दिल में खौफ बैठ गया कहीं वो सांप मेरे शौहर रफ़ीक को नुकसान ना पहुँचा दे। तो उसने कहा मुझे क्या करना होगा? तो उसने कहा जिस तरह सपेरे ने कहा है, तुम रफ़ीक साहब को लेके महल के उस वाले कमरे में दूर चली जाओ, मैं एक एक मुलाजिम को बुला के तरीके से उसके पास ले जाऊंगा और वो बीन बजा के चेक करेगा। यही हुआ। एक एक बंदे को वो सपेरे ने बीन बजा के चेक किया और उनको ये नहीं बताया कि मैं तुम्हें दे के बीन बजा रहा हूँ, वो उनको गुजारता था इस तरीके, बल्कि इसका भाई उनको इस तरह पास से गुजरवाता था कि वो बीन बजा के चेक कर लेता था कि इनमें से तो कोई नहीं है, लेकिन उनमें से कोई भी इच्छाधारी नहीं था। आखिर में उसने कहा अपनी बहन को बुलाओ, कहीं उसके साथ कोई असरात या इस तरह का नहीं है, और बहन को भी देखा तो उसने कहा ये भी नहीं है। अब बात ये हो गई कि पूरे महल के जितने भी लोग थे वो सबको बीन बजा के चेक कर चुका था, बचा था तो सिर्फ एक रफ़ीक बचा था जिसको उसने अभी तक चेक नहीं किया था। उसने कहा साहब तुम्हारी बहन बहुत कमज़ोर नज़र आ रही है, बीमार नज़र आ रही है, जानते हो इसकी वजह क्या है? उसने कहा नहीं। उसने कहा पहले एक काम करो, मैं कल दोबारा आऊँगा, मैंने सबको चेक कर लिया है, तुम कल एक काम करना, अपने ब्रदर इन लॉ के पास जब बैठो तो एक चीज़ का ख़ास ख्याल करना है तुमने, याद रखना आपने बात करते वक्त अपनी बहनोई की आंखों में देखना है। जब वो बात कर रहा होगा तो आपने गौर से उसकी आंखों में देखना है। उसकी पुतली तो हिलती होगी लेकिन वो पलकें नहीं झपकाता होगा, और ये निशानी है इच्छाधारी नाग की। यही हुआ जब शाम की चाय पे वो इकट्ठे हुए, तो अब वो रफ़ीक को मुसलसल देख रहा था कि उसकी आंख की पुतली तो हिल रही थी लेकिन वाकई वो आंखें नहीं झपकाता था, जो उससे पहले उसने कभी गौर नहीं किया था। यहाँ तक कि उस दिन शाम को उसने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रफ़ीक के साथ गुजारा कि उसका यकीन और पुख्ता हो जाए, हो सकता है क्योंकि वो इंसान था और ये सोच रहा था कि कुछ लम्हे इंसान होता है बाज़-औक़ात पलकें नहीं झपकाता, तो मैं देखूं कितनी देर ऐसा होता है कि ये पलकें नहीं झपकाता। और यहाँ तक कि वहीं बैठे बैठे रात का खाना भी वहीं पे खाया तो उसको 100% यकीन हो गया कि इतने घंटों में उसने वो सब कुछ नोट कर लिया, पुतली का हिलना और पलकों का ना झपकना। और रात को उसने अपनी बहन को बता दिया ये कहानी है, सपेरे ने ये कहा था और आज इतनी देर में मैंने सारा ये जज कर लिया है। यहाँ तक कि अब उसकी बहन ने भी ये बात नोट कर ली भाई के बताने के बाद कि वाकई उसका शौहर पलकें नहीं झपकाता, सिर्फ पुतली हिलती है। अगले दिन वो फिर उस मिला सपेरे से और उसे कहा हाँ तुम सही थे, वो पलकें नहीं झपकाता। तो उसने कहा साहब जो तुम्हारी बहन कमज़ोर और बीमार पड़ती जा रही है तो वो इच्छाधारी सांप, वो नाग
अपना जहर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर दाखिल कर रहा है। वो जान के नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि असल में वो सांप है, वो नाग है, एक रूप धार के खूबसूरत बादशाह बना हुआ है, लेकिन असल में तो वो नाग है। तो उसका जो अंदर का जहर है वो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी बहन के अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से वो बीमार और कमज़ोर होती जा रही है। सिर्फ इस राज से वाकिफ़ है तो वो नाग वाकिफ़ है कि मेरा जहर इसके अंदर जा रहा है। और साहब, अगर इस तरह तुम्हारी बहन के अंदर ये जहर जाता रहा तो बहुत जल्द तुम्हारी बहन मर जाएगी, कुछ सालों बाद। तो उसने कहा मुझे क्या करना होगा? उसने कहा सबसे पहले अपनी बहन को अपने माँ बाप के पास छोड़ के आओ और उसके बाद मेरे पास वापस आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है। वो गया रफ़ीक के पास और उसे कहा मेरी ख्वाहिश है कि इतना जब से शादी हुई है, एक तो मेरी बहन अपने घर भी नहीं गई और वैसे भी मेरे वापस जाने का टाइम करीब आ रहा है, मेरी छुट्टी ख़त्म हो रही है, तो मेरी ख्वाहिश है मैं बहन को घर ले जाऊं कुछ दिनों के लिए, ताकि अम्मी अब्बू और बहन के साथ इकट्ठा टाइम गुजार लूं। क्योंकि अगर यहाँ हूँ तो सिर्फ बहन के साथ हूँ और वहाँ अम्मी अब्बू के साथ होऊंगा तो बहन भी साथ होगी, इजाज़त चाहिए। तो उसने कहा इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है, बिल्कुल बिल्कुल आप ज़रूर लेके जाओ। अब वो अपने शौहर को खुदाफिज तो कर रही थी, लेकिन उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था, क्योंकि वो उस रफ़ीक से बेइंतहा प्यार करती थी। क्योंकि जितना टाइम भी उसने उस रफ़ीक के साथ गुजारा था, उसने उसको वाकई दिलो जान से चाहा था, वो उसे शदीद इश्क और मोहब्बत करता था। भाई के हाथों मजबूर हो के वो माँ बाप के घर तो जा रही थी, लेकिन हसरत भरी निगाहों से रफ़ीक को इस तरह देख रही थी जैसे सोच रही हो क्या ख्वाब ये टूटने वाला तो नहीं है, क्या मैं जिसकी रानी हूँ मैं ख़त्म होने तो नहीं जा रही, क्या ये मेरी दुनिया जो मेरी बसी है ये ख़त्म तो नहीं हो जाएगी। और जब शौहर को खुदा हाफिज करके बाहर निकली तो वो धड़ाधड़ आंसू थे जो उसकी आंखों से बह रहे थे, रुकने का नाम ही नहीं लेते थे, वो थमने का नाम ही नहीं लेते थे, वो शदीद आंसू बाहर निकल रहे थे, क्योंकि वो अपनी शौहर को शायद समझती थी आखिरी दफ़ा देख रही है। उसका दिल उसकी मोहब्बत में भी गिरफ्तार था, वो उससे प्यार भी करती थी, लेकिन भाई ये भी कह रहा था कि मेरी बहन मर जाएगी अगर इस सांप के साथ रही तो, क्योंकि उसका जहर मेरी बहन के अंदर जा रहा है। वो उसको लेके जब अपने माँ बाप के पास पहुंचा और उनको भी सारी ये बात बताई तो वो भी परेशान हो गए और उन्होंने बेटी को कहा तुम यहीं रुको, हम नहीं चाहते कि तुम उस सांप की वजह से मर जाओ, देखते हैं आगे क्या होता है। अगर ये सब गलत हुआ तो तुम वापस चली जाना, और अगर ये सही है तो हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। सपेरे के बाद पहुंचा तो उसने कहा ये इच्छाधारी जिस तरह मैं आपको एक्सप्लेन किया ये क्या होता है, तो उसने उसको सारा बताया कि चंदन के दरख्त पे 100 साल चिमट के रहने वाला नाग जो होता है वो एक ताकत पा लेता है, इच्छाधारी बन लेता है, फिर उसके बाद वो रूप कहीं भी किसी भी लम्हे रूप धार लेता है और कहीं दूर जाके वापस अपना नाग भी बन जाता है। तो ये रफ़ीक असल में इच्छाधारी है। उसने कहा मुझे क्या करना होगा? उसने कहा कुछ भी नहीं करना होगा, तुम मेरे साथ यहीं खड़े होगे और मैं अब पढ़ाई करूँगा और बीन बजाऊँगा और बीन बजाता अंदर की तरफ चलूँगा, यहाँ तक कि ये महल ये सारा कुछ जो कुछ तुम्हें नज़र आ रहा है ये जादुई बना हुआ है, ये तिलिस्माती है, ये सचमुच का नहीं है। उस इच्छाधारी ने शक्ति की वजह से ये सब कुछ बनाया हुआ है, ये सब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको आज नहीं मारूंगा तो ये तुम्हारी बहन को भी अब मार देगा और मुझे भी और तुम्हें भी मार देगा, क्योंकि उसको पता लग जाएगा इसी लम्हे जो मैं करने जा रहा हूं। अब वो अंदर बैठा इस बात से वाकिफ हो चुका है, सपेरे ने कहा कि मैं इच्छाधारी के इस राज से ना सिर्फ वाकिफ हूं बल्कि तुम्हें भी बता चुका हूं, और उसकी बीवी बिल्किस को भी इस राज का पता लग चुका है, पर्दा उठ चुका है। लेकिन अभी वो बाहर इसे नहीं आ रहा क्योंकि वो डर रहा है मेरे हाथ में बीन है। अब अगर मैं इसको नहीं मारता तो ये मुझे, तुम्हें और तुम्हारी बहन को मार देगा, और अगला रास्ता यही है कि मैं इसको मार दूं। तो भाई ने कहा मुझे अपनी बहन की ज़ात ज़्यादा अजीज़ है, उसकी ज़िंदगी अजीज़ है, मैं कैसे ये बर्दाश्त कर लूं कि मेरी बहन एक इच्छाधारी के जहर की वजह से मर जाए, मार दो इसे। और वहीं से वो सपेरा कुछ पढ़ता हुआ फूंकता हुआ उस
महल के गेट पे पहुंचा तो कोई दरबान नहीं था, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल चुका था। और पढ़ता हुआ जब आगे की तरफ गया तो पीछे की दीवार, वो पीछे का गेट, वो सब गायब हो चुका था। तो उसने वहीं से बीन बजानी शुरू कर दी। वो जैसे जैसे बीन बजाता था आवाज़ ऊंची करता जाता था, ऊंची करते जाता था, यहाँ तक कि वो रफ़ीक के सामने पहुंच गए जो तड़प रहा था। उसने कानों पे हाथ रखा हुआ था और एक ही लाइन वो बार बार बोल रहा था, इसको बंद करो खुदारा, इसको बंद करो, मैं मर जाऊंगा, इस आवाज़ को बंद करो, इस आवाज़ को बंद करो। तो जो सपेरा था वो बीन बजा रहा था, जो वो और बजाना शुरू कर देता, वो रुका नहीं। तो रफ़ीक की आवाज़ आई, अगर तुम मुझे आज छोड़ दो तो मैं अपनी बीवी को लेके यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा, मुझे जाने दो यहाँ से। सपेरे ने बीन बजा दी, बंद नहीं की। यहाँ तक कि उसने कहा, जो कुछ मांगते हो मैं देने को तैयार हूँ, मैं बीवी के बगैर नहीं रह सकता, मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं उसको लेके दूर कहाँ चला जाऊँगा। लेकिन सपेरे ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी और बीन बजाता रहा, यहाँ तक कि बीन बजाते बजाते उसकी आंखों के सामने वो जो इच्छाधारी था अपने रूप में आया, जो उसका असल रूप नाग का रूप था। और उसके बाद वो नाग वहाँ से गायब हो गया और वो दोनों तेज़ी से उसको इशारा किया। सपेरे ने बीन बजाते हुए जब बाहर पहुँचे तो उनकी आंखों के सामने ही दीवारों के अंदर से आग निकलनी शुरू हुई। और आग इस तरह थी कि जिसने पूरी हवेली को कुछ ही लम्हों के अंदर अपनी लपेट में ले लिया। और उन दोनों की आंख के सामने कुछ ही सेकंड्स के अंदर, कुछ ही लम्हों के अंदर पूरी हवेली जल के इस तरह राख हो गई जैसे वहाँ पे कुछ था ही नहीं। सब कुछ आंखों के सामने ख़त्म हो गया। अब एक ऐसी प्लाट के, एक ऐसे वीराने, एक ऐसे खंडर, एक ऐसी खाली प्लाट के सामने खड़े थे जिसके अंदर सिर्फ कुछ जलने के आसार थे और कुछ भी नहीं था। उस प्लाट को देख के लगता ही नहीं था यहाँ पे कभी खूबसूरत महल था, बाग थे, बागीचे थे। वो एक वीरान सी, खंडर सी जगह थी जिस पे कोई अब बिल्डिंग के आसार नहीं थे। सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा था, बहुत बड़ा वीरान सा टुकड़ा जिस पे घास फूस की झाड़ियाँ उगी हुई थी। जैसे एक ज़मीन कई सालों से वीरान पड़ी रहे और इंसानों का गुजर भी ना हो तो घास फूस ऐसी जंगली सी जो उग आती है, जो पता देती है कि ये ज़मीन कब से गैर आबाद है। अब ऐसा ही मंजर आंखों के सामने था। तो उसने सपेरे को देख के सवाल पूछने के लिए मुंह खोला ही था कि क्या बना रफ़ीक का। तो उसने कहा, नहीं, इस जादुई तिरस्माती हवेली के साथ भी रफ़ीक का वजूद भी हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, यहाँ से मर चुका है, जा चुका है। अब तुम्हें और तुम्हारी बहन को कोई डरने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टोरी जब मुझे भेजी गई और मुझे सुनाई गई, वो जो उसकी रानी बनी थी, जब उसको ये सारी कहानी पता लगी कि उसका शौहर इस तरह मर चुका और हवेली इस तरह भस्म होकर जल चुकी, राख बन चुकी, तो आज एल्बम के अंदर वो तस्वीर में रफ़ीक तो मौजूद है और साथ में खड़ी हुई बिल्किस भी और उनके माँ बाप और भाई भी, 5 लोग की तस्वीर जहाँ से कहानी शुरू हुई थी आज की। लेकिन आज उस बिल्किस का नहीं पता, क्योंकि वो भी कुछ अरसे बाद दिमागी तवाज़ुन खो बैठी थी। वो अपने शौहर रफ़ीक की मोहब्बत में इस हद तक गिरफ़्तार थी। वो जो कुछ अरसा उसने उसके साथ गुजारा था ज़िंदगी का, वो इतना मोहब्बत भरा और इतना एक कमाल खूबसूरत ख्वाब की तरह था कि जब वो ख्वाब टूटा, वो उस नींद से बेदार हुई तो वो अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठी और दीवानी से हो गई। आज कोई नहीं जानता बिल्किस इंडिया के किस शहर में है और किस जगह पे है, लेकिन शायद ज़िंदा है या नहीं है। लेकिन एक बात जिन्होंने मुझे कहानी भेजी है, इनका नाम है नेहा अज़ीम। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, आपकी जो दिल्ली में रहने वाली बज्जो आंटी हैं, खाला आपकी, उनसे एक रिक्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि मैंने आज आपकी कहानी सुनाई है तो वो जो तस्वीर एल्बम के अंदर है जिसमें वो रफ़ीक भी मौजूद है और बाकी 4 भी, आपकी ख्वाहिश पे बाकी 4 को अगर आप कहेंगे मैं छुपा दूंगा, लेकिन रफ़ीक की तस्वीर मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा। आपने जिस तरह लफ्ज़ मुझे लिखे कसमें उठा के कि एक सच्ची कहानी है, इस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन आपको आपकी खाला ने और आगे से उन्होंने सुनाई है, तो मैंने आपकी कहानी इसलिए भी सुनाई कि
लोगों से मैंने राय ली थी कि एक इच्छाधारी सांप की कहानी है, क्या मैं सुनाऊं। और जब मैंने पिछली लास्ट ऑफ कैमरा स्टोरी सुनाई तो मैंने उनसे पूछा सुनाऊं, तो लोगों ने मुझे लिखा कि आपको ज़रूर सुनानी चाहिए। बहुत से कमेंट्स आए हुए थे, जी आपको कहानी इच्छाधारी की कहानी ज़रूर सुनानी चाहिए। तो कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी लिखा हुआ था जो असल में इच्छाधारी का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक जिन होता है जो रूप धार के सांप बन जाता है और उसके बाद अपना महल और जादुई ये बनाता है और इस तरह रहता है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपने भेजा स्टोरी में कि वो चंदन दरख्त जो है उससे इस तरह लिपट के रहता है। तो लोगों की फरमाइश पे ये मैंने कहानी इजाज़त से, अपनी मर्ज़ी से नहीं सुनाई। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूँगा नेहा अजीम बहना के अगर वो तस्वीर आप हमारे साथ शेयर करें, खाला से मंगवा के मुझे दे तो मैं इस प्रोग्राम में ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि बाकी सबकी ख्वाहिश होगी उस रफ़ीक की तस्वीर को, उस नाग को, इच्छाधारी नाग को जो इंसानी रूप में एक हसीन और जमील नवाब की सूरत में तस्वीर में मौजूद है, उसको देखना चाहेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे वो तस्वीर मुझे ज़रूर भेजिए ताकि मैं उसको ऑफ कैमरा में सबके साथ शेयर करूँगा। दूसरा, ये जो एक कॉन्सेप्ट है इच्छाधारी का, क्योंकि मेरा कभी इससे पाला या वास्ता नहीं पड़ा, इसलिए जब मैंने कहानी पहली दफ़ा सुनी थी तो मैं खुद कश्मकश का शिकार था, क्योंकि मेरे साथ कभी इस तरह का हुआ नहीं, इसलिए मैं वाकिफ़ नहीं हूँ सच है या झूठ है, अल्लाह बेहतर जानता है। तो इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा, पहली जितनी भी कहानियाँ मैं सुनाता हूँ वो मैं खुद जज करता हूँ, सच्ची कहानी जो होती है मैं आपको सुनाता हूँ, क्योंकि ये कहानी ऐसी थी कि इसको मैं जज इसलिए नहीं कर सकता था कि ये सच्ची है झूठी है, क्योंकि मेरे साथ इस तरह का इच्छाधारी या चंदन दरख्त पर लिपटा हुआ कभी इस तरह के ये जो कॉन्सेप्ट है मेरा पाला नहीं पड़ा, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैंने फिर कहा सुनाऊँ या ना सुनाऊँ, बहुत से लोग बिलीव करें या ना करें, लेकिन आप लोगों से राय ली। तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने कहा कि असल में तो ये सांप होता है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट तो मैं मानता हूँ कि सांप जो है, वो जो जिन है वो सांप का रूप धार सकता है। ये तो मैंने आप लोगों को पहले भी कहा हुआ है। सांप की एक ख़ास निशानी ये है कि वो इंसानी रूप धार सकता है। सांप की कह रहा हूँ, जिन की ख़ास निशानी ये है कि जहाँ वो इंसानी रूप धार सकता है तो उसका सबसे फेवरेट रूप जो है जिन का, वो काला सांप है। उसके बाद काला कुत्ता, काली बिल्ली, मतलब आम कुत्ता भी बन सकता है, ब्राउन वाइट हर कुत्ता बन सकता है, लेकिन फेवरेट कलर काला कुत्ता, पहला जो उसका फेवरेट कलर है वो है काला सांप पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे काला कुत्ता और तीसरे नंबर पे काली बिल्ली। ये जो जिन है ये अपने फेवरेट रूप धारता है। ये अकीदा तो मैं अकीदा कह रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट जो है इसका तो मुझे पता है। और जिन्नात जो हैं वो वाकई तिलस्माती जो ताकतवर जिन्नात होते हैं, जो दियो होता है, सरदार होता है, वो महल भी तैयार कर सकता है, बागात भी दिखा सकता है, ये सबको जादू के ज़ोर से ये दिखा सकता है। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट सही है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे फिर लिखा कि जी वो असल में जो होता है वो जिन होता है जो ये सारा कुछ क्रिएट करता है। लेकिन मेरा मकसद ये था कि आप लोग इजाज़त दें मैं कहानी सुनाऊँ या ना सुनाऊँ, तो आप लोगों ने कहा कहानी सुनाएं। आप लोगों की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए, अपनी मर्ज़ी से नहीं, उससे पहले जितनी कहानियाँ थी मेरी मर्ज़ी से थी, ये कहानी आपकी मर्ज़ी से आप लोगों ने कहा सुनाएं, तो ये मैंने आज आपको सुना दी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो तस्वीर का भी मैंने बहना से कह दिया है, नेहा अजीम से, कि वो मुझे तस्वीर भी सेंड करें उनकी, तो मैं इंशाल्लाह वो बहुत जल्द आपके साथ वो भी शेयर करूँगा। और जो शुरू में मैंने कहा था, इस हफ्ते को या एतवार को मैं जो एक जिसका टाइटल उम्मीद है यही होगा, अमेरिकी बाग जो कैलिफोर्निया की आग में जलकर राख हो गया, आग लगने से पहले ये जो प्रोग्राम है मैंने रिकॉर्ड किया था, क्योंकि उस वक्त तक आग शाग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मैं प्रोग्राम करके लाया, उसमें सांप भी मिला, वो शख्स जिसने कहानी सुनाई गेटअप ख़ास उस दौर के लिबास में है, कैप शैप, ये आप देखेंगे बहुत खूबसूरत कोई एक म्यूज़िक है जो वहाँ पे बज रहा है, शॉप्स हैं और चेरी किस तरह लगती है, सेब लगे हुए हैं, इस तरह बहुत सारी चीज़ें। और जब मैंने रिकॉर्डिंग कर ली और उस बंदे ने मुझे वहाँ की कहानी सुनाई, जो मैंने ऑफ कैमरा स्टोरी एपिसोड 49 में मैंने आपको सुनाई, एक चुड़ैल जो दिल निकाल कर, जिसका टाइटल है चुड़ैल दिल निकाल कर खा जाती थी, ये टाइटल है 49 का। वो मैंने आपको चुड़ैल की कहानी सुनाई, वो उसी जगह की है, वहीं पे जो कुछ बनी हुई थी पुरानी उस दौर की जगह, इसमें आपको वो भी नज़र आएंगी छोटी सी क्लिप में, वो जगह भी हैं। बकरियां आज भी उसी तरह बंद हैं, ये शायद नया है या पुराना उसी दौर का, ये मुझे नहीं पता, मैंने उनसे पूछा नहीं था रिकॉर्डिंग में। तो इस तरह की जगह थी, लेकिन एक दो चीज़ें आपको पुरानी, उसमें बहुत पुरानी ज़रूर नज़र आएंगी, शायद वो उसी दौर के जिस दौर में वो चुड़ैल आती थी और खा के जाती थी। तो उसके बाद फिर आग लगी और ये सारी बिल्डिंग जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सारा का सारा कुछ जल के राख हो चुका है। तो मैं चाहूँगा इस जगह को आपको, शायद क्योंकि आप लोग जो ऑफ कैमरा स्टोरी सुनते हैं, मे बी जो राज देखते हैं उनको पसंद ना आए, लेकिन जो ऑफ कैमरा सुनते हैं, क्योंकि आप लोगों ने 49 एपिसोड में चुड़ैल जो दिल निकाल कर खा जाती थी कहानी क्योंकि सुन रखी है, जिनने नहीं सुन रखी वो ज़रूर सुने इस कहानी को, पहले कहानी सुने, और जिन्होंने कहानी ऑलरेडी सुनी हुई है वो जब इस वीडियो को देखेंगे तो
उस वीडियो के अंदर वो शख्स कहानी सुनाने वाला और उस दौर की कुछ जगह, चुड़ैल के दौर की, जब वो चुड़ैल खाती थी, वो जगह भी इस में मौजूद हैं इस वीडियो के अंदर, वो आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि ये लास्ट वीडियो है जो उस जगह की है जलने से पहले की, क्योंकि उसके बाद वो सब कुछ वहाँ पे जो कुछ भी था वो आग में ख़त्म हो चुका है। पूरा का पूरा जो बाग है वो जल चुका है। अब वहाँ पे कोई निशान नहीं बचा। अगर वहाँ पे कोई चीज़ बची है तो वही स्टोरी टेलर जिसने मुझे कहानी सुनाई थी, सिर्फ वो वहाँ पे है, इंसान जो थे वहाँ पे। बाकी बिल्डिंग, आसार, दरख्त सब कुछ ख़त्म हो चुका है। यहाँ तक कि वो स्टोरी की जो जगह हैं वो सिर्फ आपको इस मेरी वीडियो में जो आने वाली है इस हफ्ते एतवार को, उसमें नज़र आएंगी वो जगह, वो चुड़ैल वाली जगह हैं, वो सारा कुछ। उसके बाद अब वहाँ पे कुछ भी नहीं है, आग ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। मैं रिकॉर्ड करने में कामयाब हो गया था, तो इसलिए आप उसको देख लीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक और ऑफ कैमरा स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। और आज की वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों ने MMTV को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को, अच्छा घंटी के निशान वाली भी जाते एक बात कर दूं, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं जी आपके राज की, ऑफ कैमरा की और इसकी हमें वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो जी वो एक गलती आप लोग कर रहे हैं, दोबारा सारे चेक कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। जहाँ पे घंटी का निशान है, जिसने दबाया हुआ है बेल का निशान को, आइकॉन को, उसको दोबारा से एक बार चेक करें, आप लोग रीचेक करें। घंटी के निशान को दबाएंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, वहाँ पे एक है ऑल का ऑप्शन, ALL ऑल के ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे तो आपको सब नोटिफिकेशन मिलेंगी, आपके सवाल के भी, ऑफ कैमरा स्टोरीज़ की भी, और राज और जो कुछ नया भी मैं डालूंगा आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। अगर वहाँ घंटी के निशान पे ऑल पे आपने सेलेक्ट नहीं किया हुआ तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए दोबारा से जाइए, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है और जिन्होंने नहीं किया, दोनों, जिन्होंने नहीं किया हुआ पहले सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो पहले घंटी के निशान पर जाएँ, उसको क्लिक करें, वहाँ पर ऑल ALL ऊपर लिखा होगा, ऑल पे सेलेक्ट करें तो उसके बाद को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगली ऑफ कैमरा स्टोरीज तक मजहर मलिक को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।